हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए FF का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। वांग जी जो कि विंग को खुद से दूर कर रहा था और कह रहा था, विंगा प्लीज़ मुझे मत टच करो, प्लीज़ यहाँ से जाओ। वो अपने हाथों से विंग को दूर कर रहा था और अपनी बॉडी को बहुत ही रफली स्क्रब कर रहा था। वो अपनी बॉडी से वेंसू के हर मार्क्स को हटा देना चाहता था। वो रोए जा रहा था और बस वहाँ से विंग को जाने को कह रहा था। विंग वांग जी को देख के और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो वांग जी के कंधों को पकड़ता है और कहता है, पागल मत बनो, तुम्हें क्या हो गया है, ये सब मत करो, ये तुमने क्या कर रखा है, बेबी 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 ये क्या हो गया तुम्हें। वो अपने हैंड्स को लेके वांग जी के फेस पे रखता है और उसके फेस को चेक करने लगता है जहाँ जहाँ वांग जी ने रब करने की वजह से रेड निशान कर लिए थे। वो निशान को टच करता है और उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वो वांग जी की ऐसी कंडीशन देख के बहुत परेशान था। वो वांग जी को अपने पास खींचता और उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। वांग जी विंग को जब विंग ने हग किया था तो उसके हग में स्ट्रगल करने लगता है। वो उससे दूर जाना चाहता था। वो उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे टच मत करो। लेकिन विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। उसने वांग जी को बहुत टाइटली हग किया हुआ था और उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग अंकल, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इन सभी चीज़ों का ज़िम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब चीज़ों का ज़िम्मेदार मैं हूँ। सभी लोगों को मेरी वजह से सफ़र करना पड़ता है। विंग अंकल, आप मुझसे दूर चले जाइए, आपको भी मेरी वजह से सफ़र करना पड़ेगा। प्लीज़ प्लीज़ चले जाइए। वो ऐसे रोते रोते कह रहा था। विंग कहता है, नहीं नहीं वांग जी, ऐसा मत बोलो प्लीज़। वो उसकी बॉडी को अपने हाथों से रब कर रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे बहुत ही जेंटली रब कर रहा था। वांग जी कुछ टाइम बाद बहुत ही शांत हो जाता है। विंग वांग जी का फेस धीरे से अपनी तरफ देखता है, उसके चिक्स पे अपने हैंड से रखता है और वो वांग जी की आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था। वो वांग जी को कंसोल करना चाहता था, समझाना चाहता था। वांग जी जो कि अब बिल्कुल शांत हो चुका था, वो विंग की तरफ देखता है और उसकी आंखों में देखता है। विंग उसे कहता है, वांग जी तुम बहुत ही प्योर हो, कभी भी अपने आप को इम्प्योर मत कहना। तुम तो इतनी प्योर हो कि अगर कोई तुम्हें टच कर ले तो वो भी प्योर हो जाए। वो वांग जी को ऐसा देखते हुए कहता है और उसके फोरहेड पे और उसके हेयर्स पे किस करता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उसकी नज़रें अब विंग से नहीं हट रही थी। वांग जी विंग की आंखों को देखते देखते उसके लिप्स की तरफ देखता है और धीरे से अपनी बॉडी को विंग की तरफ करता है। वो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या करना चाह रहा है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था और विंग उसे देख रहा था। विंग कुछ और सोच पाता उससे पहले ही वांग जी के लिप्स विंग के लिप्स पे थे। वांग जी विंग को बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था। वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। वो किस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। वो उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचे जा रहा था और उसे किस किए जा रहा था। बस उसे पागलों की तरह किस किया जा रहा था। अब उसके हैंड्स उसके नेक पे रैप हो चुके थे। विंग इस सडन एक्शन से बहुत ही कंफ्यूज हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि वांग जी क्या कर रहा है। विंग उसकी इसका रिप्लाई नहीं दे रहा था। वांग जी जो कि विंग को बहुत ही ब्रूटली किस किया जा रहा था और उसका किस में खो चुका था। वो बस विंग को अपना बनाना चाहता था, उसे ऑन करना चाहता था। वो उसे ब्रूटली किस किया जा रहा था। वो जब देखता है कि विंग उसे रिप्लाई नहीं दे रहा है तो वो उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है। विंग इससे थोड़ा मौन कर देता है। वो आँख की आवाज़ निकालता है। वांग जी जब ये आवाज़ सुनता है तो वो थोड़ा सेटिस्फाई फील करता है। वो विंग को और भी टाइटली हग कर लेता है और उसे किस कर रहा होता है। उसने अपनी हैंड को विंग के गले में बहुत ही टाइटली रैप किया हुआ था। विंग अभी भी किस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। अभी वो बिल्कुल स्टिफ हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो वांग जी को अपनी बॉडी से थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है, अपने हाथों से उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग से बिल्कुल इस तरह लिपट चुका था कि वो उससे दूर जाना ही नहीं चाहता था। विंग वांग जी को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो उसे धक्का देके अपने आप से हटा नहीं सकता था। वो वांग जी से धीरे से करके अलग करने की कोशिश करता है। काफ़ी टाइम तक वांग जी विंग को पागलों की तरह किस करता है। उसके बाद उसकी सांसें जो कि अब उखड़ने लगी थी, वो विंग से थोड़ा दूर होता है और फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। विंग भी बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो वांग जी की तरफ देख रहा था, बिल्कुल अपने स्टिफ फेस के साथ और चौंके हुए चेहरे के साथ, जैसे उसे कितना बड़ा शौक लगा हो। वांग जी कुछ टाइम गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वो दोबारा से विंग की तरफ बढ़ता है और फिर से उसे किस करने लगता है। विंग अब बिल्कुल ही चौंक चुका था। अब उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वांग जी बस विंग को किस किए जा रहा था। अब वांग जी ने विंग के गले से अपने हाथों को हटा लिया था और वो विंग के लैप में आके बैठ चुका था और उसे किस कर रहा था। वो अपने हाथों को विंग के हाथों के ऊपर ले जाता है। विंग के हाथों को लेके अपनी बॉडी पे रब करता है। वो अपनी बॉडी के हर उस कोने पे रब करता है जहाँ जहाँ वेंसू ने टच किया था। वो विंग के हाथों से खुद को क्लीन कर रहा था। उस वाटर
वाटर में, उस बाथटब में वांग जी बस विंग के ऊपर था और विंग को अपना बना रहा था। विंग बिल्कुल स्टिफ हो चुका था, वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वांग जी जो चाह रहा था वो उस विंग की बॉडी के साथ कर रहा था। वो उसके हैंड से अपनी बॉडी को रब कर रहा था, उसे किस कर रहा था बिल्कुल पागलों की तरह। और विंग बस शांत था, वो सब कुछ करने दे रहा था जो वांग जी करना चाह रहा था। उस बाथटब में वांग जी की बॉडी बिल्कुल विंग की बॉडी से लिपट चुकी थी। वो दो नहीं बिल्कुल एक दिख रहे थे। कुछ टाइम के बाद वांग जी थोड़ा शांत होता है और वो खुद को विंग से थोड़ा अलग करता है। अब वांग जी के बॉडी पे वो शर्ट नहीं थी जो कि फटी हुई थी। उसकी शर्ट उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग हो चुकी थी और वांग जी विंग के सामने अपने अंडरगारमेंट्स में था। वो विंग को देखता है और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। विंग भी बस वांग जी को देख रहा था। विंग उस बाथटब से वांग जी को खुद से थोड़ा दूर करके खड़ा करता है और वांग जी की तरफ से अपना फेस को टर्न कर लेता है। वो उस बाथटब से धीरे धीरे करके बाहर निकलता है, एक टॉवल लेता है और वो बिना वांग जी को देखे हुए ही वांग जी के ऊपर वो टॉवल फेंक देता है और वो उस वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वो टॉवल वांग जी के बिल्कुल हेड के ऊपर आके गिरता है और वांग जी की बॉडी, वांग जी का फेस उस टॉवल से बिल्कुल कवर हो जाता है। वांग जी उस टॉवल के अंदर अपने फेस को बिल्कुल रैप कर लेता है और वो रोने लगता है। कुछ टाइम तक रोने के बाद वो उस बाथटब से बाहर निकलता है। वो एक बाथरोब को पहनता है और रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो अपने बेड पे जाता है और वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है और वो ब्लैंकेट को बहुत टाइटली पकड़ के अपनी बॉडी को सिकोड़ के सोने की कोशिश करता है और वो तो धीरे धीरे रो रहा था। उसकी हिचकियाँ आ रही थी रोने की वजह से। विंग जो कि वॉशरूम से निकलने के बाद अपने रूम में जाता है, जो कि उसका पर्सनल रूम था जहाँ वो वर्क किया करता था। वो वहाँ जाके अपने किंग साइज काउच पे जाके बैठता है और अपने सिगरेट को जलाता है, सिगरेट को इनहेल करता है वो। और वो सिगरेट को इनहेल करके अपने हेड को उस काउच के हेड बोर्ड पे रखता है और अपने माउथ से उस धुएं को निकाल रहा होता है जो सिगरेट स्मोक करने की वजह से उसकी माउथ में था। वो सिगरेट को स्मोक किए जा रहा था और वो बस अपनी आँखों को बंद करके उसे फ़ील किया जा रहा था। कुछ टाइम बाद रूम में किसी की एंट्री होती है। वो रूम को नॉक नहीं करता है और रूम में आ जाता है और विंग को आके कहता है, विंग सुनो, डॉक्टर आ चुके हैं, उन्होंने शुयांग को चेक कर लिया है, तुम भी कुछ मेडिसिन्स ले लो और ख़ुद को चेक करवा लो। और अगर वांग जी को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी बॉडी में भी कोई इंजरी है तो प्लीज़ उसे भी चेक करवा लो। जब विंग ये सुनता है तो वो उसकी तरफ देखता है। विंग की आंखें बिल्कुल रेड थी और उसके फेस पे एक डार्क एक्सप्रेशन था। दूसरा पर्सन उसे देख के डर जाता है। वो बोविन था जो कि वहाँ आया था। वो विंग की तरफ देखता है और थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? वो ऐसा कहता है। विंग कहता है, गेट आउट। जब बोविन ये सुनता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। विंग ने कभी उस तरह की बातें नहीं की थी। जब विंग कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। विंग, सर, नीचे डॉक्टर आ चुके, तुम्हें खुद को चेक करवा लेना चाहिए, तुम्हारी बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज है, तुम कहो तो मैं मेडिसिन उनसे लेके आता हूँ। वो ये सब काफ़ी घबराते हुए कह रहा था। तभी विंग कहता है बहुत ही चीख के, गेट आउट। जब वो ये सुनता है तो वहाँ से अपने कदमों को पीछे लेता है और उस रूम को छोड़ देता है। विंग अपने हाथों पे देखता है जहाँ सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। वो दूसरी सिगरेट को जलाता है और फिर उसे स्मोक करता है और बिल्कुल उसी तरह से अपनी बॉडी को उस सोफे पे यानी उस काउच पे रिलैक्स छोड़ देता है। यहाँ बोविन विंग के रूम से निकलने के बाद अपने फेस को झुकाए हुए हॉल रूम में आता है। वहाँ डॉक्टर साओ सिन चैन और सुयंग से बातें कर रहे थे और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। जब उन दोनों की नज़रें बोविन को देखती है और तभी साओ सिन चैन उससे थोड़ा सुयंग के हाथों को छोड़ता है और वो बोविन के पास जाता है। बोविन के पास जाकर वो कहता है, विंग क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? विंग कहाँ है? उसे अपना चेकअप नहीं करवाना है क्या? और वांग जी को भी बुला लो। पता नहीं उस वेंसू ने क्या किया होगा, कहीं उसने उसे हर्ट ना कर दिया हो। उसे देख के तो लग रहा था उसके फेस पे थोड़े से चोट के निशान थे, उसे भी मेडिसिन ले लेना चाहिए। वो बोविन से कह रहा था। बोविन ने अपने फेस को झुका कर रखा हुआ था। वो साओ सिन चैन की तरफ नहीं देख रहा था। साओ सिन चैन बोविन से पूछे जा रहा था। फिर वो नोटिस करता है कि बोविन का फेस थोड़ा उतरा हुआ है। वो बोविन के फेस को थोड़ा उठाता है और पूछता है, क्या हुआ है बोविन, कोई प्रॉब्लम है क्या? विंग कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहा है? बोविन साओ सिन चैन का हैंड अपने कंधे से हटाता है और वो बिना कुछ कहे ही पहले से बाहर चला जाता है। साओ सिन चैन को बिल्कुल भी समझ में आता है कि क्या हुआ है। वो अपनी नज़रों को सुयांग की तरफ करता है और उसकी तरफ देखता है और पूछता है अपनी नज़रों से ही कि क्या हुआ होगा। सुयांग कहता है, तुम्हें जाके चेक करना चाहिए।
तभी साउथ चैन वहाँ से उठता है और वो विंग के कमरे की तरफ जाता है कि बात क्या है। वो विंग के कमरे की तरफ जाके विंग के कमरे में बिना नॉक किए जाता हुआ वो देखता है कि विंग सिगरेट को स्मोक कर रहा है और अपने सोफे पे बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। वो वहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ता है और कहता है, हे विंग, ये क्या हुआ है? बोविन ने कुछ कहा नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? बोविन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तुम ठीक तो हो क्या? तुम्हें चेकअप नहीं करवाना है? डॉक्टर नीचे आए हुए हैं, चलो जल्दी से चेकअप करा लो। देखो तुम्हारे बॉडी पे बहुत सारी इंजरीज है, तुम्हें इसकी मेडिसिन ले लेनी चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। वो ये सब कहे जा रहा था और धीरे धीरे करके बढ़ रहा था विंग की तरफ। वो कहता, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो ऐसा कहते हुए विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग कहता है, साओ शिनचैन, यहाँ से जाओ। जब वो साओ शिनचैन सुनता है तो उसके कदमें रुक जाती है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? तभी विंग कहता है, साओ शिनचैन, मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। जब वो ऐसा कहता है तो साओ शिनचैन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने कदमों को थोड़ा पीछे लेता है, वो विंग की तरफ कुछ देर देखता है और उसे कुछ देर देखने के बाद वो थोड़ा नोट करता है और वो उस कमरे से बाहर चला जाता है। वो नीचे आता है सुयांग की तरफ और सुयांग उसे पूछता है, क्या बात हुई है? साओ शिनचैन कहता है, मुझे नहीं पता है। और वो सुयांग के हैंड्स को बहुत ही जेंटली पकड़ता है और उसे उसी पैलेस के एक रूम में लेके चला जाता है। यहाँ विंग, जो कि स्मोक किए जा रहा था, उसे पता नहीं चलता है कि स्मोक करते करते तब रात के 10 से रात के 2 बज चुके हैं। हाँ, रात के 2 बज चुके थे और विंग भी बस अपने काउच पे बैठ के स्मोक किए जा रहा था। कुछ देर के बाद विंग काउच से उठता है। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से धीरे धीरे करके वांग जी के रूम की तरफ जाता है। वो वांग जी के रूम में जाता है और वांग जी के डोर को ओपन करता है। वो धीरे धीरे करके अपने बेड की तरफ बढ़ता है। वो वहाँ देखता है कि वांग जी शायद सो रहा है। वांग जी ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर रखी थी। विंग धीरे धीरे करके बेड की तरफ बढ़ रहा होता है पर उसकी कदमें रुक जाती है बेड के पास जाते ही। वो अपनी बॉडी पे लगे हुए रोप जो उसने पहन रखे थे, जो कि एक पतला सा बाथरोब था, जो कि वे वांग जी के साथ पूल में नहाने की वजह से गीले हो चुके थे। अब वो थोड़े सिपसिपे लग रहे थे, वो पूरी तरह से सूखे नहीं थे। वो उस बाथरोब के डोरी को पकड़ता है और उसे खींच के खोल देता है। वो उस बाथरोब को अपनी बॉडी से अलग कर देता है। वो बाथरोब ज़मीन पे गिर चुका था। विंग धीरे से बेड की तरफ बढ़ता है। वो बेड के ऊपर चढ़ता है और वो वांग जी के ब्लैंकेट में आ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है, उसे लगता है कि वांग जी सो रहा है। वो वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। वो अपने हैंड्स को वांग जी के बेली पे ले जाता है और उसे वहाँ रख लेता है। अभी वांग जी की और उसकी बॉडी टच नहीं हो रही थी। उनके बॉडी के बीच में लगभग 1 इंच की दूरी थी। वो अपने फेस को धीरे धीरे करके वांग जी के नेक के पास ले जाता है और वो वहाँ अपने फेस को रख लेता है। वो वहाँ से आते हुए फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा होता है और उसने वांग जी को अब हक कर लिया था। वो उस ब्लैंकेट से अपने और वांग जी को और अच्छी तरह से कवर कर लेता है। वांग जी, जो कि ये नोटिस करता है कि रूम में कोई आया है, फिर वो समझ जाता है कि रूम में विंग के अलावा कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स उस तक पहुँच रहे थे। वो नोटिस करता है कि उसे पीछे से हक कर लिया है और वो उसके नेक पे अपने फेस को रख के उसके फेरोमोन्स को स्मेल कर रहा है। वांग जी को इससे बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील होता है। वो अपने हैंड्स को विंग के हैंड्स पे रखता है। जैसे ही विंग को वांग जी के हैंड फील होता है तो समझ जाता है वांग जी अभी सोया नहीं है। वांग जी उसके हैंड पे अपने हैंड्स को रख के उसके हैंड्स को काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है और उसके हैंड्स को अपनी बैली पे और भी टाइटली रैप कर लेता है और वो अपने धीरे धीरे अपनी बॉडी को विंग की तरफ करता है, पीछे की तरफ, क्योंकि विंग उससे थोड़ा सा दूर पे था और विंग ने उसे टच नहीं किया था। उसका फेस सिर्फ उसके नेक पे था और उसके हैंड उसके बेली पे थे। वो विंग से अपनी बॉडी को बिल्कुल कनेक्ट कर लेता है, बिल्कुल टच कर लेता है और उसे अपने और करीब कर लेता है। विंग, जो कि सब नोटिस कर रहा था, विंग ने अभी बस अपने लोअर्स गारमेंट ही पहन रखे थे, जो कि एक शॉर्ट पैंट था। उसकी अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड थी। वो वांग जी के फेरोमोन्स को और भी इनहेल करने लगता है। वो गहरी गहरी सांसें वांग जी के नेक पे छोड़ रहा था और उसे इनहेल कर रहा था। वांग जी ने भी विंग्स के हैंड्स पे अपने हैंड की पकड़ और भी मजबूत कर ली थी। जैसे जैसे वांग जी के नेक को विंग स्मेल कर रहा था, वांग जी के नेल्स अब विंग के हैंड्स पे गड़ रहे थे। वो उसे और टाइटली पकड़ रहा था। विंग ने अब वांग जी को अपनी तरफ और भी टाइटली खींचा और वो तो उससे बिल्कुल भी
चिपक के था और उसने उसे और टाइटली अपनी तरफ खींचा तो वो उससे और भी ज़्यादा कनेक्ट हो चुका था। वो उसे और भी ज़्यादा बुरी तरह से हग कर रहा था और उसके नेक को कर रहा था और वो दोनों बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर चुके थे। उन दोनों की सांसें बहुत हैवी हो चुकी थी। वो एक दूसरे के बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से फील कर पा रहे थे। वांग जी विंग की बॉडी को फील कर रहा था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देखे। उसे फील हो रही थी उसकी बॉडी से कि विंग की बॉडी किस तरह रिएक्ट कर रही है। विंग की बॉडी पे शायद कोई क्लॉथ नहीं है और विंग की बॉडी ऊपर से नेकेड है। वो विंग के लिप्स को अपने नेक पे फील कर पा रहा था। वो विंग्स के नोज़ को अपने नेक पे फील कर पा रहा था। उसकी गहरी गहरी सांसें उसकी गर्म सांसों को अपने नेक पे फील कर रहा था। ओके एवरीवन, इस पार्ट को यही रखते हैं। एवरीवन, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली है। मैंने ईद में इतना ज़्यादा आइसक्रीम खाया कि अब मेरा गला बिल्कुल बेकार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है और मैं इसीलिए पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मेरा गला बिल्कुल बेकार हो चुका है तो मैं इसे लॉन्ग पार्ट नहीं बना पा रही हूँ। और मेरे पड़ोसियों को आज लगता है कि कुछ हो गया है। वो लोग इतना शोर मचा रहे कि मुझे नहीं लगता कि मैं रिकॉर्ड अच्छा से कर पाऊँगी। अभी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। इसको मैं कल मतलब सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। ओके बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा आइसक्रीम मत खाइएगा। हाँ मैं जानती हूँ गर्मी आ चुकी है लेकिन प्लीज़ गर्मी को देख के आइसक्रीम मत खाइएगा। इसकी सज़ा मिल सकती है आपको।